ओके जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 आज का हमारा जो काम है वो है हमारे नेक्स्ट हाफ न्यूमेरिकल्स। कल हमने 4.5 तक न्यूमेरिकल किए थे और आज जो है वो हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो 4.6 से हमने 4.10 तक करने हैं। ट्यूसडे का काम है ये। तो जो न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, यानी कि ये मोमेंट आर्म का जो है वो वैल्यू गिवन है। इसके अंदर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है विच इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार, जो कि इस्तेमाल किया जाता है स्पैनर। ये जो उधर बना हुआ डायग्राम में, दिस वन इज कॉल्ड एज ए स्पैनर, और इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये जो इसकी लंबाई है ये इसकी 30 सेंटीमीटर है। और ये इस्तेमाल किया जाता है कार के नट्स को खोलने के लिए। और जब इसको घुमाया जाता है तो इसके अंदर टॉर्क क्रिएट होती है, और यहाँ पर जो टॉर्क इसको घुमाने के लिए क्रिएट हुई है दैट वन इज़ 150 न्यूटन मीटर। तो कितनी फोर्स अप्लाई की जाएगी स्पैनर के ऊपर कि वो इतनी जो है वो टॉर्क जो है वो क्रिएट करे, यानी कि आपको मालूम बेसिकली करनी है फोर्स, और गिवन इसके अंदर टॉर्क और मोमेंट आर्म एल। ठीक है, ओके जी, इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ये देखें, डाटा है इसका गिवन, टॉर्क आपके पास गिवन है 150 न्यूटन मीटर, लेंथ स्पैनर की गिवन है ये 30 सेंटीमीटर है, लेकिन क्योंकि टॉर्क की यूनिट मीटर में है साथ, तो हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड करके। फोर्स आपने मालूम करनी है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। आप इसको इंटर कन्वर्जन करोगे, फोर्स निकालने के लिए अपने टॉर्क की वैल्यू को ऊपर रखना है और मोमेंट आर्म को नीचे रखना है, और आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 500 न्यूटन। ओके, यानी कि 30 सेंटीमीटर का जो लंबाई का स्पैनर था उसको 150 से न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कितनी दरकार थी, 500 न्यूटन। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 4.7। अब 5 न्यूटन बॉल, एक 5 न्यूटन की बॉल है जो कि यानी कि ये इसका वेट गिवन है बॉल का 5 न्यूटन, जो कि हैंग की हुई एक रस्सी की मदद से टू द राइट एंगल बाय अ हॉरिजेंटल। ये देखें डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है एंगल के, यानी कि एंगल की सूरत में हॉरिजेंटल जो है वो लेवल पर इसको लटकाया गया है, और ये रोप जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है सीलिंग के साथ, दीवार के साथ। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। नीचे ये 5 न्यूटन का बॉल है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है और हॉरिजेंटली नीचे की तरफ लटक रही है। इसमें आपने फोर्स मालूम करनी है कि इसके अंदर आपको फोर्स कितनी दरकार है, जो कि ये नीचे की तरफ लटक रही है, इसके लिए कितनी फोर्स लग रही है, और जो धागे के साथ ये बॉल बंधी हुई है, लटकाई गई है, इसके अंदर टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है उस धागे के अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर। दो चीज़ें आपको इसके अंदर मालूम करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसका डाटा बनाना है। देखें जी, वेट गिवन है बॉल का 5 न्यूटन है, एंगल जो रॉप बना रहा है सीलिंग के साथ वो थीटा 60 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स आपको मालूम करनी है, और टेंशन आपको मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये हमारे पास जो गिवन था डाटा वो हॉरिजेंटल फॉर्म में था। वर्टिकल कंपोनेंट हम इसका बताते हैं आपको कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो टेंशन टी का बैलेंस करता है किस चीज़ को, वेट ऑफ द बॉल को, यानी कि जो नीचे की तरफ लटक रही है बॉल वो हॉरिजेंटल फॉर्म में है, लेकिन ऊपर भी कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है जो इसको नीचे की तरफ गिरने नहीं दे रही, बल्कि इसको ऊपर की तरफ अपनी तरफ भी खींच रही है। तो वो जो ऊपर वाली जो फोर्स इसको खींच रही है वो बेसिकली इसका वर्टिकल कंपोनेंट है टेंशन का, और जो नीचे की तरफ जा रही है वो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो इसके लिए जो है वो जब वर्टिकल कंपोनेंट की बात होती है तो हम लिखते हैं टी साइन थीटा। वर्टिकल के लिए यूज़ होता है साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू डब्लू। तो टेंशन को निकालने के लिए डब्लू को आप डिवाइड कर दोगे साइन थीटा से। साइन थीटा की वैल्यू 60 है जो कि आपने कैलकुलेटर से निकालनी है, जो कि √3/2 है, जो आपके पास आएगी। ऊपर आपका 5 है जो कि वेट है 5 न्यूटन का, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टेंशन जो आएगी वो आएगी 5.8 न्यूटन। अब आपने ये जो धागा लटकाया गया था नीचे हॉरिजेंटली तौर पर, इसका जो है वो न्यूटन, इसके अंदर क्रिएट होने वाली टेंशन आपने मालूम कर ली जो कि 5.8 न्यूटन है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट की। ऊपर हमने बात की थी वर्टिकल कंपोनेंट की, अब हमने बात करनी है हॉरिजेंटल कंपोनेंट की। हॉरिजेंटल कंपोनेंट टेंशन का जो है वो उसने बैलेंस किया है
नीचे लगने वाली फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स F से, और इसको निकालने के लिए जब ये हॉरिजॉन्टल की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा। तो T cos थीटा इक्वल टू F आपने मालूम करना है। T की वैल्यू आपने निकाली है 5.8, वो आपने इधर लिखनी है। कॉस और 60 डिग्री का एंगल, कॉस 60 की वैल्यू है 0.5। इसको जब आपने टेंशन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 2.9 न्यूटन। ठीक है, फोर्स और टॉर्क टेंशन आपने मालूम करनी थी, ये दोनों चीज़ें आपने मालूम कर ली। उसके बाद आ जाता है जी अगला न्यूमेरिकल 4.8। 4.8 में क्या बताया गया है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय अ मीन ऑफ अ 2 स्टील वायर्स। एक साइन बोर्ड है जिसको लटकाया गया है 2 स्टील की तारों से दोनों तरफ से। ये देखें, इसका ये डायग्राम देखें, ये साइन बोर्ड है और दोनों तरफ से देखें ये धागे जो है वो लटकाए गए हैं T1 और T2, और दोनों के दरमियान जो मोमेंट आर्म का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो है 2 मीटर। अगर वेट जो है वो बोर्ड का 200 न्यूटन है तो उसके अंदर जो ये लटकाने से दोनों साइड की जो वायर्स हैं उसके अंदर जो टेंशन क्रिएट होगी वो आपने मालूम करनी है। चलिए जी, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने डाटा बनाना है। ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग 4.8 वाला न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको बताया था इसका डाटा हमने बनाना है। देखिए, साइन बोर्ड की बात हुई थी कि साइन बोर्ड का जो वेट है वो गिवन था 200 न्यूटन, जो कि दोनों तरफ से वायर से जो है वो इक्वली जो है वो डिस्टेंस पर लटकाया गया है, हैंग किया गया है, और सेंटर से दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो आपने दोनों तरफ के जो साइन बोर्ड के जो वायर से उनके अंदर टेंशन जो होने वाली क्रिएट होने वाली टेंशन है उसको आपने मालूम करना। ठीक है, साइन बोर्ड जो है वो इक्विलिब्रियम में उस वक़्त आएगा जब दोनों तरफ की जो वायर्स हैं उसको इक्वली सपोर्ट करेंगी, और जो है वो साइन बोर्ड का जो वेट है दोनों साइडों पर, क्लॉकवाइज साइड पर और एंटी क्लॉकवाइज साइड पर, दोनों साइड पर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर ही जो बोर्ड है वो इक्विलिब्रियम में आएगा वो, और वो गिरेगा नहीं। ओके जी, अब दोनों तरफ की जो टेंशन वाली बात है, जो दोनों तरफ की वायर्स के अंदर टेंशन क्रिएट हुई होनी है, वो बेसिकली बोर्ड एक है और धागे दोनों तरफ की वायर्स 2 हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर जो है वो जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों बराबर, वो दोनों को प्लस करेंगे T1 और T2, और ये दोनों फोर्सेस ऊपर लगने वाली फोर्सेस हैं, और W जो है वो नीचे को जो लटका हुआ वेट है उसकी फोर्स है। ठीक है, सिंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, क्योंकि सेंटर से डिफरेंस दोनों का, साइन बोर्ड का जैसे ये साइन बोर्ड था और सेंटर से दोनों का डिस्टेंस, एक वायर इधर से लटकाई गई थी और एक वायर इधर से लटकाई गई थी। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इधर से यहाँ तक, इधर से यहाँ तक इक्वल था। तो मतलब कि दोनों साइडों पर जो क्रिएट होने वाली टेंशन है दोनों वायर्स में, दोनों किनारों पर वो सेम होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि T1 विल बी इक्वल टू T2, लेकिन अगर ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो हम लिखेंगे T1 प्लस T2 इक्वल टू 200। तो ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको 2T लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि बराबर आ जाएगा 200 का। ये जो 2 है ये इधर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो बाकी बच जाएगा T। तो ये T जो है टेंशन है वो आ जाएगी 100 न्यूटन, यानी कि इट मीन साइन बोर्ड की इस तरफ वाली वायर और इस तरफ वाली वायर, दोनों तरफ की वायर्स में जो क्रिएट होने वाली टेंशन है वो 100 न्यूटन बराबर होगी दोनों। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए 4.9 क्वेश्चन पे। 4.9 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 2 लड़कियां हैं जो एक सीसॉ के झूले पर बैठी हुई हैं, और एक लड़की का वज़न है 30 kg का, और दूसरी साइड पे जो लड़की बैठी है उसका वेट है 40 kg। ठीक है, जो फर्स्ट वन गर्ल है जिसका 30 kg का वेट है उसका सेंटर ऑफ एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 1.6 मीटर, और जो दूसरी बची जो दूसरी लड़की 40 kg वाली है उसका आपने डिस्टेंस मालूम करना है कि सेंटर ऑफ एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पर बैठेगी कि सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ओके जी, इसका भी हम डाटा बनाएंगे जब, तो ये देखें मास ऑफ वन गर्ल जो है m1, यानी कि ये मास है लेकिन इसको हमने वेट में कन्वर्ट करना है। पहले आपने मास लिखा 30 kg, फर्स्ट वन गर्ल का जो सेंटर ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस है वो 1.6 मीटर, जो कि D1 से आपने इंडिकेट करना है।
इसी तरीके से मास ऑफ सेकंड गर्ल m2 है जो कि 40 kg है और इसका डिस्टेंस आपने एक्सिस से d2 मालूम करना है। अब इसका वेट, इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वन गर्ल का जो वेट W1 है वो m1g होगा। m1 की वैल्यू 30 है और g 10 वैल्यू है इसकी, तो 300 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड गर्ल का जो वेट है वो आ जाएगा 400 न्यूटन। तो अकॉर्डिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो क्लॉकवाइज और बराबर होगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, तो क्लॉकवाइज में आएगा W1 वेट और डिस्टेंस D1, इधर आएगा W2 वेट और डिस्टेंस D2, जिसमें से 300 वेट भी गिवन है, डिस्टेंस 1.6 मीटर भी गिवन है, W2 वेट 400 न्यूटन भी हमने निकाल लिया। आपने जस्ट मालूम करना है D2, तो ये इसको आप नीचे शिफ्ट कर देंगे 400 को, तो आपके पास D2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी लास्ट वन आपका न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द गिवन फिगर। ये देखें, ये एक फिगर गिवन है, दोनों तरफ इसके धागे बांधे हुए हैं। एक तरफ का जो धागा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरी तरफ का धागा जो है वो स्ट्रेट है। तो एक साइड का जो धागा है वो बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है, इंक्लाइंड बना रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और वेट जो है वो इसका 150 न्यूटन है। तो आपने दोनों साइडों के धागों के अंदर जो है वो टेंशन इसकी मालूम करनी है। ओके जी, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसका पहले डाटा बनाना है। देखिए, वेट गिवन है ब्लॉक का 150 न्यूटन, एंगल जो वो बना रहा है 60 डिग्री। टेंशन आपने इंक्लाइंड स्ट्रिंग में भी मालूम करनी है जो कि T1 है और दूसरे स्ट्रिंग में भी मालूम करनी है जो कि T2 है। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो साइन थीटा यूज़ होता है, पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया था। और टेंशन हमेशा बराबर होगी क्योंकि टेंशन होता है ऊपर धागे का तनाव और नीचे लटकने वाला वेट होता है W, दोनों बराबर होते हैं, ऊपर वाली फोर्सेज भी नीचे वाली फोर्सेज भी। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि T1 इक्वल टू साइन थीटा विल बी इक्वल टू W। मालूम करना है T1 की वैल्यू, तो W को डिवाइड कर दोगे, साइन थीटा इधर चला जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 है तो इसकी साइन निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। और W जो वेट है हमारे पास वो गिवन था 150 न्यूटन का। ठीक है, तो T1 निकालने के लिए अपने क्या करना है, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो ये 300 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 नीचे रह जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 173.2 न्यूटन। इसका मतलब कि एक तरफ का जो धागा है उसके अंदर कितनी टेंशन क्रिएट हो रही है, 173.2 न्यूटन, जो कि इंक्लाइंड बना रहा है। दूसरी डायरेक्शन हॉरिजेंटल है जो कि T2 है, जिसको कॉस थीटा से इंडिकेट करते हैं। T1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है, कॉस 60 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से 0.5 निकालनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 86.6 न्यूटन टेंशन। यानी कि एक तरफ का जो धागा है जो इंक्लाइंड बना रहा था उसके अंदर टेंशन जो क्रिएट हुई 173.2 न्यूटन थी और जो स्ट्रेट धागा था उसके अंदर जो क्रिएट होने वाली टेंशन है वो है 86.6 न्यूटन। आपने इन तमाम न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 2-2 दफ़ा और अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 का नाम है सिस्टम ट्रबल शूटिंग। सिस्टम ट्रबल शूटिंग का मेन मकसद यही होता है कि आपने सिस्टम के थ्रू आपने स्ट्रैटेजी बतानी होती है स्टेप बाय स्टेप, कि आप एक सिस्टम को इसकी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फिक्स आउट करते हैं, उसके प्लानिंग किस तरह की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है, वेरिफिकेशन कैसे होती है। तो इस चैप्टर में हमने हर सिस्टम को की स्ट्रैटेजी को के बारे में पढ़ना है। सिस्टम ट्रबल शूटिंग इज़ द वाइटर स्किल्स फॉर कीपिंग कंप्यूटर्स, machines and other equipment running smoothly. When things go wrong, troubleshooting help identify the problem and find a quick solution. ठीक है, preventing issues like a downtime, reduce productivity and reputational damage. इसका मतलब यही है, एक वाइटर स्किल है सिस्टम ट्रबल शूटिंग, जो कि कंप्यूटर और मशीन्स के और अदर इक्विपमेंट का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हो सकती हैं। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये नहीं कि वो 100% अवेलेबल होती है हमारे लिए, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और उसका एक बेसिक सॉल्यूशन होता है जिसको हम सॉल्व करके उस सिस्टम को दोबारा से मेंटेन करते हैं, यानी कि क्विक सॉल्यूशन होता है उसका। डिफरेंट इश्यूज़ का आपके पास क्विक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग।
ये अपने इंट्रोडक्शन में पोटेंशियल डैमेज तक ही करना, बाकी सारे चैप्टर के अकॉर्डिंग ही उसने एक्सप्लेन किया हुआ। सिस्टम ट्रबल शूटिंग 4.1 टॉपिक देखेंगे। Troubleshooting is the essential for maintaining the smooth operations of systems, whether they are a computer, machines or other type of the equipment। आप इंट्रोडक्शन में से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली डेफिनेशन है जो 4.1 में दी गई है। इसमें भी ये कहा गया है ये एसेंशियल है मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऑपरेशंस को मेंटेन करती है, वो चाहे डिफरेंट मशीन्स हो, वो चाहे कंप्यूटर्स हो, उसमें जिस टाइप की भी प्रॉब्लम आती है वो उसका सलूशन निकालती है, ठीक है, क्विक सलूशन होता है उसके बाद। व्हेन समथिंग गोज़ रॉन्ग, ट्रबल शूटिंग हेल्प आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फाइंड द सलूशन क्विकली, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और क्विक सलूशन देती है। इसमें एग्जांपल दी है, इफ़ योर कंप्यूटर सडनली स्टॉप वर्किंग, जब अगर आपका कंप्यूटर अचानक से काम करना छोड़ दे, काम वो करे ही ना। और हाउ टू ट्रबल शूटिंग कैन हेल्प यू गेट इट रनिंग अगेन विदाउट नीडिंग टू कॉल फॉर एक्सपेंसिव प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स होती हैं, या आप किसी प्रोफेशनल से जाके प्रोफेशनल जो है स्टेक होल्डर या यूज़र से जाके अपना सिस्टम को मेंटेन करवाने की कोशिश करवाते हो, उसकी कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, या डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजी होती है उसकी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर अगर अचानक बंद हो जाए तो उसमें क्या मसले आ सकते हैं, जैसे कि बैटरी का मसला आ सकता है, ज़्यादातर हार्ड ड्राइव का मसला आ सकता है। इवन ये जो है मसले मसाइल कंप्यूटर्स में आते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कंप्यूटर का डेली बेसिस पे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका क्या ही सलूशन हो सकता है। आगे सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। सिस्टमेटिक प्रोसेस को ट्रबल शूटिंग का क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस उसको कहते हैं जो आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो ट्रबल शूटिंग, मतलब ट्रबल शूटिंग का मतलब यही है कि आपके पास स्ट्रैटेजी हो, डिफरेंट पॉइंट्स हो कि आप इन पॉइंट्स को किस तरह सलूशन निकाल सकते हैं। द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स दैट हैव योर सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रॉब्लम, मतलब हमने सिस्टमेटिकली हमने स्टेप बाय स्टेप देखना होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसको इस्टेब्लिश थ्योरी ऑफ द प्रोबेबल केसेस, मतलब उसको वजूहात देखनी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो इसकी वजह क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम है और किस टाइप का सलूशन होना चाहिए। टेस्ट द थ्योरी ऑफ द डिटरमाइन द कॉज, हम जो भी आपके पास प्रॉब्लम आई है आप उसको टेस्ट करते हो, आप उसको एक दफ़ा डिटेल में देखते हो कि जो मैं प्रॉब्लम आ रही है क्या वही है, आप उसकी एक दफ़ा उसकी टेस्टिंग कर लेते हो, ठीक है, श्योर करने के लिए। उसके बाद इस्टेब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आप प्लान ऑफ एक्शन करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, यानी प्लानिंग करते हो, ठीक है, कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे इसका सलूशन निकालना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सलूशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सलूशन को, मतलब उसको सॉल्व करते हैं, बाकायदा ऐसे उसे एग्जीक्यूट करते हैं। 6 वाला है वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनैलिटी, जब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख लेते हैं, हर स्टेप में एरर डिफाइन कर लेते हैं, फिक्स प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो हमने लास्ट पे तमाम सारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को वेरिफिकेशन करनी होती है। क्या मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है तो वो सही तरह हो गई है, मेरे पास 100% इसका सलूशन आ गया। एंड देन लास्ट जो स्टेप होता है आपका डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स होते हैं। डॉक्यूमेंट मीन्स टू से कि डॉक्यूमेंट आपने बताना होता है कि आपके पास इनिशियल प्रॉब्लम क्या आई थी, ठीक है, आपके पास कॉजेस इफेक्ट क्या थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उस जितने भी जो पीछे हमने स्टेप पढ़ेंगे हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और एक्शन क्या हुआ और हमें आउटकम्स क्या मिले। फॉर एग्जांपल इन तमाम स्टेप्स को लेकर मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कोई भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किसी भी आगे जाके आप बनाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल में, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास डिफरेंट जो है स्ट्रेटजी, आपने
उसको किस तरह क्या प्रॉब्लम आई, किस तरह हमने सोल्यूशन निकालना है, बेसिक आपका मेन टास्क क्या है। आउटकम्स का मतलब है कि जिसको आप प्रोजेक्ट सेल करने लगे हो या किसी को आप देने लगे हो तो आपके उसके आउटकम्स क्या होंगे, बेटर रिजल्ट होगा या नॉर्मल होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। इसको आगे फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। ओके जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का आपका आज का जो लेक्चर है दैट वन इज़ RNA। ये आपका आज का लेक्चर है 17 डेट का, 17/3/2026 एंड ट्यूसडे। क्लास 9 लास्ट आपने पढ़ा था DNA के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। आज आपने पढ़ना है RNA के बारे में, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ द RNA? RNA इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लिक एसिड। RNA जो है वो देखिए हमने पढ़ा था DNA जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है, जबकि RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है। ये देखिए आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। इसमें आपने DNA जब पढ़ा था तो ये डबल स्ट्रैंड था, दिस वन इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड होता है RNA का, इसके अंदर बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं। ये देखें, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपको नज़र आ रहे हैं लगे हुए मुख्तलिफ़ कलर्स में। आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था ये डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ साथ इसके अंदर राइबोज शुगर भी होती है। DNA के अंदर डीऑक्सी शुगर होती है, जबकि RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर के साथ साथ इसके अंदर शामिल होती है नाइट्रोजीनियस बेस, जो कि एडिनिन, यूरेसिल। देखिए इसमें यूरेसिल शामिल नहीं था, लेकिन RNA में यूरेसिल शामिल है। साइटोसिन, गुआनिन, और ये इसकी जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं और इसके अंदर राइबोज शुगर है, ठीक है। इसकी अब टाइप्स हम देखते हैं तो मैसेंजर RNA है, जिसको हम स्मॉल mRNA से इंडिकेट करते हैं। मैसेंजर RNA का क्या काम होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है DNA से और इसको ले जाता है राइबोसोम के पास प्रोटीन बनाने के लिए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफ़र RNA देखें, ट्रांसफ़र RNA का काम होता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को जो है वो कैरी करके ये पहुंचाता है राइबोसोम के साथ, ताकि इसकी करेक्ट सीक्वेंस की इंश्योरेंस हो सके, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इसकी करेक्ट सीक्वेंस इसको चाहिए होती है। फिर है जी राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA के अंदर कौन सी इट कंस्टिट्यूट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोमल RNA राइबोसोम का स्ट्रक्चरल साख्त उसकी और इसका फंक्शन करने वाले तमाम कंपोनेंट्स को बनाता है, क्योंकि ये राइबोसोम जो होते हैं वो बेसिकली सेलुलर मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। यानी कि ये समझ लें कि प्रोटीन सिंथेसिस को करवाने के लिए जो है वो बेसिक इसकी जगह जो है वो ये है सेल, यानी कि राइबोसोम है, जिसको हम सेलुलर मशीनरी कहते हैं। मशीनरी से मुराद ये है कि ये प्रोटीन बनाने के लिए एक मशीन है, विच वन, राइबोसोम, ठीक है। ओके जी, आगे आ जाएं। इसकी वर्किंग है DNA की और RNA की। वर्किंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वर्किंग DNA और RNA दोनों कंबाइन होकर जो है वो ये काम करते हैं। DNA का मॉलिक्यूल क्रोमोसोम में मौजूद होता है, जिसके ऊपर 1000 की तादाद में न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगी होती हैं, और DNA की लेंथ के अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ DNA मॉलिक्यूल, यानी कि DNA की लेंथ के DNA का जो मॉलिक्यूल है उसकी लंबाई के साथ साथ बहुत सारे क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड मौजूद होती हैं, और इस स्पेसिफिक सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था लेक्चर में। हर जीन के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि कैरी करता है इंफॉर्मेशन प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। यानी कि प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से हासिल होती है, जीन्स से। जब ये जीन वर्किंग करती है तो इसके स्पेसिफिक सीक्वेंस DNA के न्यूक्लियोटाइड के कॉपी हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, और द कॉपी इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मैसेंजर RNA। और ये जब कॉपी हो जाती हैं फिर ये मैसेंजर RNA की मॉलिक्यूल की फॉर्मेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग इस मैसेंजर RNA का बनना, कॉपी ऑफ DNA इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर RNA कॉपी ऑफ DNA, यानी कि DNA की मैसेंजर RNA कॉपी जब बनती है
डीएनए की मैसेंजर आरएनए कॉपी जब बनती है तो इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन आपकी यहाँ से आएगी, ड्यूरिंग द वर्क से लेके ट्रांसक्रिप्शन तक। ओके जी, द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंसेस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड टू द राइबोसोम। फिर मैं ये मैसेंजर आरएनए जो डीएनए की कॉपी बनाता है, यही वाला मैसेंजर आरएनए बहुत सारे सीक्वेंसेस न्यूक्लियोटाइड्स के राइबोसोम के पास ले जाता है। फिर ये राइबोसोम जो है वो इसके सीक्वेंसेस को रीड आउट करता है और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन कर देता है और प्रोटीन बना देता है। और मैसेंजर आरएनए की मदद से इस स्पेसिफिक प्रोटीन बनने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसकी डायग्राम देखें ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक पार्ट है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स रखता है, जिसको हम जीन कहते हैं। इसको हाईलाइट करके बताया गया है। पहले ये क्रोमोसोम का पार्ट है, इसके ऊपर डीएनए का बेसिकली सेगमेंट है जो कि जीन की फॉर्म में है, जो क्रोमोसोम से एक्सट्रैक्ट किया गया। ये क्रोमोसोम देखें, ये जो डीएनए का सेगमेंट था, इसके ऊपर देखें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगी हुई हैं। और जब ये जीन जो है वो मैसेंजर आरएनए बना रही है तो ये अमल ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड है। फिर ये मैसेंजर आरएनए मूव करके जा रहा है साइटोप्लाज्म की तरफ, और यहाँ पर जो है वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म की तरफ जाने के बाद ये राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। और राइबोसोम जो है वो इस मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, प्रोटीन। यानी कि बेसिकली कहने का मकसद है कि जीन जो कि डीएनए का सेगमेंट है, इसने जब मैसेंजर आरएनए बनाना है तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगी, और जब मैसेंजर आरएनए ने राइबोसोम के साथ कंबाइन होकर प्रोटीन बनानी है तो ये ट्रांसलेशन होगी। इसकी डायग्राम भी आपने प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से याद करना है। ओके जी, क्लास 9 सब्जेक्ट्स इज केमिस्ट्री एंड टुडेज लेसन इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। पहले हमने पढ़े थे मेजर एयर पोल्यूटेंट जो है वो 8 होते हैं, जो हमने ये पढ़े थे और इसकी सोर्सेज पढ़ी थी। अब हमने एयर पोल्यूटेंट्स की सोर्सेज के बारे में पढ़ना है। मिलियन ऑफ टन ऑफ पोल्यूटेंट्स आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर पर ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हर साल मिलियन ऑफ टन्स की पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमन की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि जैसे ह्यूमंस जो हैं वो फ्यूल वगैरह जलाते हैं या फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे रिलीज़ होने वाला जो धुआं होता है वो एटमॉस्फेयर में जाकर पोल्यूशन का सबब बन जाता है। सबसे मेजर जो एक्टिविटी है इन तमाम सोर्सेज के दरमियान वो ये है कि जब फॉसिल फ्यूल्स की कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, यानी कि जब इसको जलाया जाता है तो जब फॉसिल फ्यूल्स कभी कभी कम्प्लीटली तौर पर बर्न हो जाते हैं और कभी कभी इनकम्प्लीट उनकी कंबस्शन होती है। ये अकेले ही सिर्फ ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अकेला ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आपने यहाँ से जब ये स्टार्ट करना है पॉइंट तो आपने इसके ऊपर हेडिंग देनी है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट से लेके ये आप लोगों ने सस्पेंडेड पार्टिकल्स तक जो है वो इसकी डाइजेशन इन एनिमल्स तक, यहाँ तक इसकी जो है वो हेडिंग है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक है, ओके जी। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बर्निंग जब की जाती है, जलाया जाता है जब फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोयला है, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, मीथेन, ऐश यानी कि राख, स्मोक, धुआं, सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से। ज़्यादातर पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं हवा में मुख्तलिफ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी, यानी कि मुख्तलिफ जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की जहरीली गैसेस जो हैं वो हवा में शामिल हो जाती हैं। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन यानी कि आतिशफ़िशां का फटना। जब आतिशफ़िशां फटता है पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ पार्टिकुलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो रिलीज़ होते हैं। मीथेन जब ये रिलीज़ होती है हवा में, इसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेशंस यानी कि जो फसलें वगैरह जो पक जाती हैं और जिसकी कटाई हो जाती है और बाकी जो उसका बकाया जात रह जाता है उसको जला दिया जाता है।
तो इन वेजिटेशन की जब डिकम्पोजिशन होती है, तोड़ फोड़ होती है, इसके नतीजे में भी बहुत सारी वेस्ट गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और ये वेस्ट गैसेस जो हैं वो इसके अलावा जो है वो एनिमल्स में जब डाइजेशन का अमल होता है तो उसके नतीजे में भी रिलीज़ होती है। जी नेक्स्ट पैरा पर आ जाएँ। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पोल्यूशन का सबब बनते हैं? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो कर जाना। अर्बनाइजेशन, गांव एरिए से लोगों का शिफ्ट होकर शहरों में रिहाइश पजीर होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा सनतों का बनाना। एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल। ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनते हैं। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो दुनिया की हर ही सिटी में पिछली निस्फ सदी से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं और बुरी तरीके से वेरी बैडली दे आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। एक और पोल्यूटेंट है जिसको हम ओजोन का नाम देते हैं O3, जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए होते हैं। जब हीट और सनलाइट दोनों जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ मिलकर, और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि वॉलेटाइल का मतलब होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, स्प्रिट वगैरह। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ये और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं हीट और सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये ओजोन गैस बनाते हैं जो कि पोल्यूशन का सबब है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पूरी दुनिया का। स्मोक बेसिकली जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जहरीली गैसेस, और फिर विंटर में जो फोग पड़ती है, जो धुंध पड़ती है, ये दोनों गैसेस और धुंध जब आपस में मिक्सअप हो जाती है तो ये स्मोक बना लेती है। पाकिस्तान की बहुत सारी सिटीज़ इस वक्त कम्प्लीटली तौर पर स्मोक के गिलाफ से जो है वो कवर हुई हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसकी कॉजेज़ ये हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स कंबाइन होकर, जिनके अंदर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, गैसेस का धुआं जो इंडस्ट्री से निकलता है, व्हीकल इमिशन यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, एंड क्रॉप बर्निंग यानी कि फसलों को जलाए जाने वाला धुआं, ये तमाम फैक्टर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स, पर्टिकुलेट मैटर्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हवा में शामिल हो जाते हैं। ये तमाम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिनके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ह्यूमन बींग्स पर भी और एनवायरनमेंट पर भी। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। इसको अच्छे से प्रॉपर्ली अपने प्रिपेयर करना है। Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Today we are going to start the explanation of pun number 5. As you know कि हम लोग मेहनत की बरक़ात नज़्म पढ़ रहे हैं जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब के बहुत बड़े मोहसिन हैं और आपकी शायरी बहुत से पहलुओं से मुनफरिद है। अब हम पढ़ते हैं अपने बंद नंबर 5 की तरफ कि शायर बंद नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। तशरीह तलब बंद में बताया गया है कि तुम लोग अपनी मुश्किल खुद आसान करोगे, यानी हर इंसान को अपनी परेशानी का हल खुद ढूंढना है और इसके लिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी भी मेहनत करने वाले के साथ है। कुछ करने वाले के लिए ही अल्लाह सबब बनाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वह अपनी मंजिल का सामान खुद करे और अपना नस्बुल ऐन खुद मुकर्रर करे और उस नस्बुल ऐन को पाने के लिए रास्ता भी खुद चुने। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोटबुक पे जॉट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।